सभी को नमस्कार। मैं रविशंकर उपाध्याय इस सेशन में अपने वरिष्ठ अखिलेंद्र मिश्रा भैया हम लोग कहते हैं इनको, इनका स्वागत है। अपने तमाम जीवन के सांसारिक अनुभवों के अलावा इनका पूरा का पूरा एक व्यक्तित्व है जो अपने साथ में बिहार और बिहारियत को समेटे हुए है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि खाना खाने के बाद हम लोग खाने पीने की बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है कि भूखे भजन तो न वही है गोपाला वाली स्थिति है। और आज जो बात होगी वो बहुत ही दिलचस्प बातचीत होगी इस वजह से क्योंकि हम सबके जो साथ अभी मौजूद हैं प्रोफेसर पुष्पेश पंत साहब, वो खान पान की डिक्शनरी है हम लोगों के लिए। आप कहीं से भी इनको पूछ दें कि भाई बिरयानी कहाँ से आई, ये दाल कहाँ से आई, मट्ठा कहाँ से आया, सब कुछ ये बता देते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी का हार्दिक स्वागत है। आपकी तालियां चाहेंगे और अखिलेंद्र मिश्रा भैया के लिए भी एक बार फिर से तालियां चाहेंगे आप लोगों से। तो ये शुरुआत करते हैं कि भाई जहां पे हम हैं राजगृह में 5000 साल से पुराना इसका इतिहास माना जाता है। तो उस पावन पुण्य भूमि पे ये नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा आए और पूरे देश के एक लंबे हिस्से पे शासन किया। यहाँ से जब राजधानी पाटलिपुत्र जाती है तो वो इतिहास और गौरवशाली हो जाता है। तो जहाँ इतने बड़े राजा महाराजा रहते हों, भगवान बुद्ध के जो ज्ञान की भूमि हो, महावीर की जो भूमि हो, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे खान पान भी बहुत ही समृद्ध रहा होगा। तो थोड़ा बहुत मेरा अध्ययन है इसको लेकर के कि 2010 के बाद से ही मैं अध्ययन इस पे कर रहा हूँ बिहारी खान पान के इतिहास पे। तो ये बड़ा रोचक है ये जानना कि कैसे रामचरितमानस में, रामायण में बिहार के खान पान का बहुत लंबा जिक्र रहा है। इसके अलावा समय समय पे जितने भी यहाँ पे फाहियान आए या ह्वेनसांग आए से लेकर के बेगलर तक आए, उन्होंने सभी ने बिहारी खान पान को लेकर के बहुत ही समृद्ध तरीके से उसका जिक्र किया है। तो सबसे पहले हमको लगता है कि पुष्पेश पंत सर के पास हम लोग चलेंगे और चूंकि उनका खान पान पे लंबा अध्ययन है तो वो बिहार के खान पान को लेकर के अपने वक्तव्य रखेंगे। हम लोग उसके बाद से फिर सवाल जवाब का सेशन शुरू होगा। सर धन्यवाद। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे लिए प्रेरक, प्रोत्साहक, विचारोत्तेजक शीर्षक रहा है कि बिहार का खाना गमछा और लिट्टी चोखे के परे। मुझे लगता है लिट्टी चोखे के परे जाने की हमें जरूरत ही नहीं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लिट्टी चोखे से और गमछे के परे जाने की बात करते हैं तो आपने शुरू में जिस भूमिका में जिस बिहारियत की बात की थी, हम उसका थोड़ा अपमान तिरस्कार कर रहे हैं। हमको लगता है कि गमछा कोई ऐसी चीज है जो बहुत साधारण है, जो जीना तार तार हुआ है तो नीचे धोती घुटनों से ऊपर शर्म छुपा सकती है, या अगर जरूरत पड़ेगी तो कहीं भद्र समाज में जाने की जरूरत है तो कंधे में ओढ़ लीजिए, उतरिए का काम हो जाता है। और अगर गर्मी का मौसम हो, चिलचिलाती धूप हो तो सर पर पगड़ी बांधी जा सकती है। बाहर ढोना हो तो एक छोटी गद्दी उसको सहनशील बना देती है। तो मुझे लगता है, और कहीं पोखर या नदी में डुबकी लगाकर नहाना हो तो बदन पोछा जा सकता है। तो अंग पोछा, अंगोछा, गमछा मुझे लगता है एक ऐसी चीज है जिससे हमारा बड़ा आत्मीय नाता है, न केवल बिहार में बल्कि भारत के ग्रामीण देहाती समाज में। और दूसरी बात जो है वो लिट्टी चोखा। मुझे लगता है लिट्टी चोखा के साथ भी वही दुर्भाग्य है कि जो शहरी कस्बाती हिंदुस्तानी नई पीढ़ी का है, उसे लगता है ये तो गरीबों का भोजन है, ये वो वर्ग लोगों का भोजन है, कौन भला रईस आदमी इसे खाता है। और लिट्टी चोखा के अलावा बेचारा बिहारी खा भी क्या सकता है। मुझे लगता है कि आपने कुछ चीजों का उल्लेख किया जिनमें मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा, मगर मुझे लगता है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि लिट्टी चोखा केवल बिहार तक सीमित नहीं, इसका कोई ना कोई अवतार आपको कहीं और भी मिलता है। राजस्थान में बाटी मिलती है, मध्य प्रदेश में फाफड़े मिलते हैं। हाँ, एक स्थान जरूर है कि इन चीजों को आप गोबर के कंडे ऊपरों की आंच पे धीमे धीमे सेक सकते हैं, देर तक खराब नहीं होते, पौष्टिक तो होते ही हैं, और गले के नीचे उतारने के लिए ठेचा हो, चटनी हो, जरा सा घी मिल जाए तो बात ही क्या, भरपूर होता है। इसके भीतर सत्तू भरने पौष्टिक तत्व होता है। वही बात चोखे के संग है। चोखा आखिर क्या है? एक ठंडा भरता है। वो बैंगन का भरता अगर ठंडा आपको किसी 5 तारा चाप होटल में खिलाया जाए
ये झांसा दे के, ये तो तुर्की का बाबा गनूश है, तो आप उसकी कई गुना कीमत देकर अकल के अंधे गांठ के पूरे उसको खाएंगे। मगर जब बिहार में आपको कोई चोखा खिलाएगा तो आपको लगेगा ये क्या खिला रहा है, ये तो ठंडा हो चुका है। और मुझे लगता है कि जो जानकार व्यक्ति है जिसने बिहारी भोजन का सुख लिया है, सौभाग्य से कुछ बिहारी मित्रों के कारण मुझे ये सुख प्राप्त हुआ है, तो आपको ये समझ में आता है कि चोखा कितना अद्भुत पदार्थ व्यंजन है, जो जो भले ही ठंडा हो मगर उसमें वो आलू का हो, बैंगन का हो, टमाटर का हो, तेरा अचार का मसाला पड़ा हो, लहसुन प्याज का दूर दराज से उसका नाता हो, सात्विक हो, उसको आप खाएं अरहर की दाल और भात के साथ, या वैसे भी तो लिट्टी चोखे के साथ बहुत ही अच्छा है। इसका पुनर्जन्म आजकल हो रहा है। अब ये आपको दिल्ली गुड़गांव की सड़कों में दिखता है, जिसने कबाब को और मोमो को अपदस्थ कर दिया है। मुझे लगता है हमको गमछा और लिट्टी चोखे के परे जाने की जरूरत तत्काल नहीं है। दूसरी बात, ये लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है नालंदा की पुण्य भूमि। मुझे लगता है कि नालंदा का नाम लेते ही हमें याद आता है वो अंतर्राष्ट्रीय शोध और अध्ययन का स्थल, जहां देशी विदेशी यात्रियों का आपने जिक्र किया। यहाँ एक बात बड़ी समझ में आने वाली साफ सबको आती है, ये बौद्ध भिक्षुओं का मठ था, तो उनके लिए भिक्षुओं को जो खाना मिलता था वो कमोबेश वही था जो ब्रह्मचारियों को वैदिक गुरुकुलों में मिलता। मगर ऐसा नहीं था कि नालंदा के परिसर में जो सैकड़ों लोग रहते थे, उनमें बड़े वरिष्ठ प्राचार्य थे जो पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे। इस बड़े परिसर की देखरेख के लिए कर्मचारी थे, अस्तबल थे, हस्तशालाएं थी जहां महावत रहते थे, और करने वाले लोग थे, सेवक थे, अनुचर थे, द्वारपाल थे, उनमें भी बड़े बड़े विद्वान होते थे कथानक के अनुसार। मगर इन सब जो लोग अपना गृहस्थ वाला जीवन, पारिवारिक जीवन बिता रहे थे, उनके लिए ऐसा निषेध नहीं था। और बुद्ध स्वयं ये कह चुके थे कि आदमी जो है उसको मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, उसको सम्यक आहार करना चाहिए। तो सम्यक आहार का अर्थ ये नहीं था कि सब कुछ वर्जित था, खाने में बहुत विविधता थी। नालंदा के खाने में विविधता का एक मेरे ख्याल में और पक्ष था कि केवल विदेशी यात्री नहीं, यहाँ देशी यात्री भी कोई उद्यान से आते थे, उत्तर पश्चिमोत्तरी सीमांत से आते थे, कोई नर्मदा विंध्याचल के नीचे दक्षिण से आते थे। ये सब अपने अपने साथ खाने के जायके, खाने की विधियां, खाने के पदार्थ लाते थे। इसका एक छोटा उदाहरण है, यदि आप देखें कि चीनी यात्री ह्वानसांग के बारे में यह आख्यान है कि वो अपने साथ चीन से लीची नामक फल की कुछ बीज लाए, गुठलियां लाए, उसको उन्होंने यहाँ की धरती में रोप दिया, और उससे जो शाही मुजफ्फरपुर की उत्कृष्ट सुवासित लीची पैदा होती है, उसके बागान लहलहाने लगे। और ये मुझे लगता है कि एक पक्ष और है, अक्सर हम इस भ्रांति के शिकार होते हैं कि नालंदा में केवल आध्यात्मिक दार्शनिक अध्ययन चिंतन होता था। उस जमाने में जितना अत्याधुनिक सीमांती शोध था, विज्ञान था, उसका अध्ययन भी यहाँ होता था, जिसमें खाने के संदर्भ में मैं जोड़ना चाहूंगा। यदि आप देखें तो आयुर्वेद के ग्रंथों में रस रसायन का बहुत उल्लेख मिलता है, और आयुर्वेद के विद्वानों में और रसायन शास्त्र के जनकों में भारतीय नागार्जुन का शुमार होता है। और नागार्जुन की रिश्तेदारी जो है वो तिब्बती तांत्रिक मिलीरपा से भी बैठती है, और एक शाखा उनकी शिष्यों की, गुरुओं की बिरादरी गोरखनाथी, मत्स्येंद्रनाथी यहाँ तक पहुंचती है। अब हम जब देखते हैं कि रसायन शास्त्र था, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें और जुड़ी हैं। उसके साथ धातु विज्ञान जुड़ा हुआ है, उसके साथ पदार्थों की प्रक्रिया शोधन की विधि जुड़ी हुई है कि किस चीज को किस धातु के बर्तन में पकाने से उसके गुण बढ़ेंगे, या किससे उसमें विषाणु पैदा हो सकते हैं। वो रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र का जो अध्ययन था, वो खान पान के साथ और आयुर्वेद के साथ निश्चित रूप से जुड़ा हुआ था। और ऐसे ही दुर्भाग्य नालंदा का रहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ का ग्रंथागार नष्ट कर दिया, लाखों हजारों पांडुलिपियां दुर्लभ जला दी, मगर जो वो नष्ट नहीं कर सके तो वह ज्ञान नालंदा का था जो मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा था। और व्याकरण यदि था, अगर आप आयुर्वेद के ग्रंथों को देखें तो भाव प्रकाश निघंटु हो, माधव निदानम हो, इनका संकलन भली बाद के वर्षों में हुआ, मगर इनमें जो जानकारी है वह वही है जो मौखिक परंपरा से, जिसे ओरल हिस्टोरिकल ट्रेडिशन कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। और इसी प्रकार यदि आप देखें तो खगोल शास्त्र, गणित, ज्योतिष का अध्ययन यहाँ होता था, भौतिक शास्त्र का अध्ययन होता था। तो ये सारे ज्ञान को विधिवत मौखिक परंपरा से हस्तांतरित करने के लिए नालंदा में एक जो परंपरा थी वो व्याकरण के अध्ययन की थी, टीका की थी, शास्त्रार्थ की थी, खंडन मंडन की थी। और ये ज्ञान का प्रवाह नहीं स्थिर फॉसिल जीवाश्म नहीं बनता था, इसका प्रभाव विकास निरंतर होता रहा है। तो मुझे लगता है आज जब हम इस लिटरेचर फेस्टिवल के समारोह में शामिल हो रहे हैं, शारीरिक या कल्पित रूप से, हमको ये
शायद संकल्प करना चाहिए कि नालंदा का जो पुनर्जन्म हो रहा है वो बहुत श्रेयस्कर है और इस परंपरा को अक्षत रखने की जिम्मेदारी और कर्तव्य हम सभी लोगों का है। अब बात करते हैं, जो आपने चर्चा किया था कि यहाँ से कुछ ही दूर जब राजधानी का हस्तांतरण हुआ तो और भी प्रतापी शासन बिहार में हुआ। अब हम जब बिहार कहते हैं, जो शब्द जुड़ा है बौद्ध विहारों के साथ ही, हम ये भूल जाते हैं कि बिहार आज जिस स्वरूप का जो स्वरूप हमारे सामने राजनीतिक मानचित्र पर है वो हमेशा नहीं था। पाटलिपुत्र था जहाँ मौर्यों के पहले भी नंद राजा का राज्य था, मगध का साम्राज्य था, महापद्मनंद का राज्य था जो आतताई था, अशुभ कार्य करता था, मगर था बड़ा पराक्रमी। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जिस मौर्य वंश ने भारत की राजनीतिक एकता का सूत्रपात किया उसकी शुरुआत पाटलिपुत्र से ही हुई है। मगर तो इतना व्यापक विस्तार पाटलिपुत्र के राज्य का साम्राज्य का था कि यहाँ का युवराज अशोक कश्मीर में, श्रीनगर में, अवंतीपुर में प्रांतीय शासक रहा है। वो अवंती में रहा है, वो पुरुषपुर पेशावर तक रहा है, और जो उत्तरापथ था वो पाटलिपुत्र को जोड़ता था पुरुषपुर पेशावर तक से। तो ये क्या राज्य बाहरी दुनिया से बेखबर कूपमंडूकों का साथ? बिल्कुल नहीं। और यदि आज आप देखें तो आज नक्शे पर जो आपको जगह झारखंड के रूप में नजर आती है वो सब भी कभी बिहार का ही एक बिहार का हिस्सा था। तो जिसे हम आज बिहार कहते हैं वो अपने आप में जाने कितने छोटे छोटे बिहारों को समेटे हुए, प्रदेशों को समेटे हुए। मगध वाला इलाका है, मिथिलांचल वाला इलाका है, भोजपुर वाला इलाका है, उसके बाद अगर आप जाएं तो पुरुलिया की तरफ भागलपुर वाला इलाका है। तो एक तरफ नेपाल का की सरहद, एक तरफ बंगाल का अंचल, एक तरफ दक्षिण की तरफ जाए तो आज जो झारखंड है वहाँ की आदिवासी संतानें, चाईबासा, वो उत्तरी नागपुर और छोटा नागपुर और ये कहिए संथाल परगना, वो सब आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी खानों की धाराओं की विविधता आज भी बरकरार है। यदि मिथिलांचल में पान, मखान और माछ की परंपरा है तो कहीं और उससे फर्क कोई खाना आपको देखने को मिलता है। आदिवासी जो फुटका, रगड़ा, तरह तरह के साग आपको देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहारी खाने के बारे में कोई सरलीकरण करने से पहले हमको ये सोचना चाहिए कि बिहार में कितनी विविधता है, कितने संपर्क उसके अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय रहे हैं और कितने जायकों और पाक विधियों का संगम यहाँ हुआ है। अंत में एक संक्षेप में छोटी बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं अपने सामाजिक यथार्थ की। जब राजनीतिक चुनाव होते हैं तब हमें जातीय समीकरण याद आते हैं, तब हमें सांप्रदायिक समीकरण याद आते हैं, उसकी उठापटक शुरू होती है। हम ये भूल जाते हैं कि बिहार के खाने में इसका प्रभाव रहा है। ब्राह्मणों का खाना है, भूमिहारों का खाना है, राजपूतों का खाना है, बाबू साहब कायस्थों का खाना है, वणिक वर्ग का खाना है, मारवाड़ी जो बरसों से आकर बसे हैं उनका खाना है, आदिवासियों का खाना है। और उसके अलावा मेरे ख्याल में जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं मुसलमानों का खाना यहाँ है। और वो मुसलमानों का खाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज उनकी कोई राजनीतिक अहमियत हो तो उनके खाने का जिक्र किए बिना हम कहीं आ जा नहीं सकते। यदि आप देखें तो अंग्रेजी सरकार के दौर में, उसके आने से भी बहुत पहले मुगल शासन काल में जो यहाँ कारीगर बसे थे, जो बुनकर बसे थे, वो भागलपुरी रेशम की बुनाई करते हों, जरी का काम करते हों, या पटना के निकट बिजली का काम करने वाले लोग आपको मिलते हों, या जर्दा के साथ जुड़े हुए सुगंधी लोग हों, या जो इलाका झारखंड वाला है, या जो इलाका जहानाबाद का है, जो इलाका आज आपको यहाँ हाजीपुर के आसपास देखने को मिलता है। जिस तरह से सिखों का प्रवास यहाँ गुरु के आगमन के साथ या उनके जन्म के साथ हुआ है, ये सारी परंपराएं आपको यहाँ देखने को मिलती है। एक श्रेष्ठ वर्ग बिहार में हमेशा रहा है जिसकी एक बिरादरी आपस में रही है। इस श्रेष्ठ वर्ग में सवर्ण संपन्न लोग हैं। यहाँ राजा रजवाड़े नहीं थे क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत का राज सीधे सीधे यहाँ था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। मगर यहाँ जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास इतनी हजारों एकड़ जमीन थी कि कुछ को राजा महाराजा का खिताब मानद दिया गया था। वो जीवन मरण का फैसला अपनी प्रजा का नहीं कर सकते थे, भले स्वामी तो वही रहते थे, मगर ये लोग जो थे इनका खान पान किसी राजा महाराजा से कम नहीं था, कई छोटी रियासतों के खाने से बेहतर था। और जो लोग साहब लोग जो इस श्रेष्ठ वर्ग के लोग, हिंदू हो मुसलमान हो, पढ़ने लिखने विदेश गए, बैरिस्टर बन के लौटे, डॉक्टर बन के लौटे, इंजीनियर बन के लौटे, जो विदेश नहीं गए, बाबू राजेंद्र प्रसाद की तरह जिन्होंने यहीं कलकत्ता में पढ़ाई की और सफल वकालत की। जब गांधी जी के आगमन के बाद आप देखते हैं तो उनको वो मित्र भी यहाँ मिलते हैं जो उनकी पढ़ाई के समय बैरिस्टर साहब इंग्लैंड में थे, उनको राजेंद्र बाबू भी मिलते हैं और उनको उन जमींदारों के साथ रहने का मौका मिलता है जो चंपारण में कुछ समय रहते हैं। और महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन विस्तार से किया है कि किस तरह का अय्याशी का भोग विलास का जीवन या श्रेष्ठ वर्ग बिताता था।
तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी खाना भी यहाँ आया। लॉर्ड सिन्हा, लॉर्ड की उपाधि भारतवर्ष में और किसी को नहीं मिली थी। लॉर्ड सिन्हा बिहार में ही थे, और बड़े बड़े जो राजा रजवाड़े थे, वो बेतिया का राज हो या दूसरा कोई बड़ा राज हो, जागीरदारी हो, वो सारे लोग वो थे जिनके खान पान में उतनी ही नजाकत, उतनी ही नफासत, उतना ही स्वाद, उतनी ही तकल्लुफ, उतनी ही विविधता थी जितना अवध के खाने में या हैदराबाद के खाने में। ये थोड़ा हर्ष का विषय है कि हाल के दिनों में जिन बिहारियों को, जो प्रवासी बिहारी हैं, नौजवान पीढ़ी के हैं, अपने खाने के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में दिलचस्पी बढ़ी है, और उन्होंने अपने पुराने लगभग लुप्त प्राय हो चुके व्यंजनों का जिक्र करना शुरू किया। शुक्रिया, शुक्रिया सर। थोड़ी देर बाद और आपसे जुड़ेंगे आपके इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए। मैं ये यहाँ पे ये जोड़ना चाह रहा था सर, जो बात कह रहे थे कि जहाँ पे अभी हम हैं नालंदा में, और पाटलिपुत्र का भी जिक्र आया, तो मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत और ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, ये दोनों यात्रा वृत्तांत ऐसे हैं जो हमारे खान पान पे बहुत समग्र दृष्टि डालते हैं। मेघास्थनीज जब पाटलिपुत्र के दरबार में पहुंचे हैं खाना खाने के लिए, तो उन्होंने बताया है कि कैसे चांदी के प्लेट में और सोने की चम्मचों के साथ उनका स्वागत किया गया था। और यहाँ उपजने वाले अनाजों के संदर्भ में तो, चावलों के संदर्भ में तो महर्षि पतंजलि हो, महर्षि पाणिनि हो, सभी ने जिक्र किया है। और चूंकि हम नालंदा में हैं, तो नालंदा में ह्वेनसांग जब आए हैं यहाँ पे अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो उनको जो चावल और दाल जो खिलाया गया है यहाँ पे, उसका उन्होंने जिक्र किया है। और वो बताते हैं कि कैसे निवार, उस समय एक धान की एक किस्म थी, उसका यहाँ पे उनको चावल खिलाया गया है। इसके अलावा महर्षि पतंजलि और पाणिनि ने तो कहा है, बताया है कि यहाँ शाली, महाशाली, व्रीहि, महाव्रीहि, तंडुल जैसे किस्मों के यहाँ पे चावल हुआ करते थे। उन्होंने उसी समय बताया है कि भाई जो श्रमिक तबका है उनके लिए मोटा चावल खिलाया जाता था, और जो बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे उनके लिए पतले चावलों की परंपरा थी। चावलों की परंपरा के का जब जिक्र आता है, तो देखिए कि नए चावल और पुराने चावल, नए चावल से हम लोग जब भी हमारे घर में आता है, तो चूंकि हमारी एक पुरानी कृषि की संस्कृति रही है, तो कृषि की संस्कृति में होता है कि भाई छोटे छोटे जो आपके जो प्रक्रम है, उपक्रम है, उनमें उत्सवों की परंपरा रही है। जैसे जब धान लगाया जाएगा तो भी गीत गा करके धान की रोपनी की जाएगी, जब धान कट करके आ जाएगा तब भी गीत गाए जाएंगे, और जब वो घर में चावल आएगा तो चावल को चूड़ा कुटाएंगे हम लोग नए चावलों का। नए चावलों से हम लोग पिट्ठा बनाते हैं। पुराने चावल का प्रयोग हम लोग भात खाने में करते हैं, चावल खाने में, और इसके अलावा खीर भी हम पुराने चावलों का बनाना पसंद करते हैं। तो बहुत कैटेगराइजेशन है और बहुत ही बेहतर उसकी प्रक्रिया है। मैं बात करूंगा अखिलेंद्र मिश्र जी से कि आप बताइए कि आपका तो एक लंबा अनुभव रहा है, सामाजिक अनुभव, और गांव से लेकर के शहर और देश दुनिया के विभिन्न शहरों में घूमना हुआ है। आप अपने खान पान को किस प्रकार से देखते हैं कि कैसे बचपन का खान पान था, अभी आया तो वो कैसे चीजें हैं, फिर आगे आने वाले दिनों में खान पान कैसे बदलेगा, इस पे सर का हम विचार करेंगे। नमस्कार। बिहार का जो खान पान है बहुत समृद्ध है, और मैं जब छोटा था और छोटे से हम जो बड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि गांव में गमछा में भी सत्तू सान देते हैं। शायद आप लोग वाकिफ हो, कितने लोग जानते हैं गमछा में सत्तू? हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो गमछा में भी सत्तू सान देते हैं, कहीं भी हो। अगर रोटी है तो एक प्याज मिल जाए। ये बहुत ही मूलभूत भोजन हुआ करता था, क्योंकि बिहार का एक ऐसा तबका जो इसी पे गुजारा करता रहा। यहाँ के जो मसाले हैं और मसालों का जो प्रयोग है वो अपने आप में अद्भुत है। कभी भी मंगरेल के बगैर कचौरी नहीं बनता था। आज मंगरेल गायब हो गया है अभी भी। देखिए, ये बिहार है इसलिए है, और बिहार ऐसे थोड़ी है, ये तो बिहारी जी का बिहार है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये उनका बिहार है। और एक वृंदावन में बैठे हुए बिहारी लाल की।
बिहार ऐसे थोड़े ही है, और केवल बिहारी जी को ही 56 भोग का भोग लगता है। वो 56 भोग है कहां? वो सिलसिला कहां से शुरू हुआ? वो बिहार से ही शुरू हुआ है। अब इसका इतिहास कोई बताता नहीं, ना किसी ने उजागर किया है, लेकिन आज मैं उजागर कर ही देता हूं। जब गुड़ बनाते हैं ना, गुड़ बनते हुए देखा है किसी ने? गोल सा बड़ा चूल्हा, बड़ा सा उस पर एक तवा, और उसमें ऊख के रस, गन्ना के ऊखों कहल जाला, हाँ, ऊख के रस खूब जरता जरता जरता, पकता पकता, और गुड़ बनने के पहले, जस्ट एक कदम पहले महिया तैयार होता है। महिया मालूम बा? महिया, महिया कोई जानता है? तो महिया गुड़ बनने के पहले महिया बनता है। उस महिया को मांगते थे कि थोड़ा सा, और पत्ता में लेके चाटते थे, खाते थे। और मेथी होता है ना, मेथी, मेथी के छोटे छोटे पौधों के टुकड़े एक बंडल बनाते थे और उसमें डाल देते थे। उसमें पकता था, उसको निकालते थे और उसको खाते थे। आहा, क्या आनंद! ये बचपन में ये कांड करते थे हम लोग, और ये होता चला आया। अब तो वो चूल्हा ही नहीं दिखाई देता। मैं अपने गांव भी जाता हूं तो चूल्हा ही दिखाई नहीं देता। अब वो पूरा जो गन्ने बनाने का जो गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है वो बदल गया है पूरा। तो मैया गायब हो गया। नई पीढ़ी को मैया पता ही नहीं है। और जो भाग्यशाली हैं जिनको पता है, जिन्होंने देखा है और वो चखा है। उसमें कौन डाल देते थे? कौन कौन समझ रहे हैं आप लोग? अलुआ, आलू ना, अलुआ। अच्छा, शकरकंद। हाँ, तो शकरकंद के अलुआ कहल जाला बिहार में, अलुआ। अलुआ उसमें उसी मैया में डालते थे, अलुआ निकालते थे और वो खाते थे। उसके बाद आते हैं इस तरफ, हो रहा, सुना आपने? हो रहा है? अब हो रहा, चना के खेत में जाके चना उखाड़ के लाते थे और आग में वैसे ही पका देते थे और उसको छिल छिल खाते थे। हो रहा। और छोट छोट आलू वो भी आग में डाल के पकाते थे और वो भी खाते थे। हाँ, मकई के भुट्टा, बाल बाल कहल जाला है। एकरा के ओढ़ा ओढ़ा के खूब खाता लोग। बचपन ऐसा था, ऐसा रहा। रोटी के साथ अगर सब्जी नहीं है तो नून और सरसों का तेल घस लिए, और बड़ा ही प्रसिद्ध रहा नून तेल रोटी। ए माई, नून तेल रोटी देते हुए खाए हैं। उन्हें आओ तनी रुको, अभी रोटिया वाला बात हो जाए तो नून तेल रोटी के खैले बा? अरे वाह 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 वाह। एकरा बाद बा माड़ भात। जब भात से माड़ निकलेला और में माड़ भात और नून डालल जाला तो औरो कमाल हो जाला। आए? अच्छा, अचारों की तरफ जाइए बोलोनी। ऐसन ऐसन अचार, ऐसन ऐसन अचार जिनकी दुनिया में उपलब्ध नहीं थे, अब जाके लोगों को पता चल रहा है। कटहल का भी अचार होता है, करौधा का भी अचार होता है, आंवला का भी अचार होता है, बढ़ड़ के भी अचार होता, मुरई के भी अचार हो रहा बा, गजरा के भी अचार हो रहा बा, परवल के भी अचार, परवल के मिठाई। पूरे संसार में परवल की मिठाई अगर कहीं बनती है तो बिहार है, केवल बिहार। और इतने प्रकार के जो अचार हैं वो केवल बिहार। मुरब्बा,
भतुआ पाक के हैं, मुरब्बा, और अमला के मुरब्बा, आम के मुरब्बा, टिकोड़ा तोड़ा तो टिकोड़ा, टिकोड़ा केकरा केकरा पता बा? वाह 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 वाह, बढ़िया। तो टिकोड़ा तोड़ाता आ ओकरो मुरब्बा बन रहल बा, है। और नईखे तरकारी बनल, तब तक स्कूल जाए के देर हो रहा बा, मुरब्बे के साथ रोटी गपका के निकल जा। आ घुगनी, आहा। अच्छा, दो प्रकार है घुगनी का। एगो सूखल घुगनी जन चूड़ा के संगे भूज के, आ एगो रसदार घुगनी जन चाउर के साथ। आय हाय हाय हाय, घुगनी या भात जे बानू, वो आजो बंबई में हमार साथ नहीं छोड़। मालूम है, बिहारी जब भी बाहर जाते हैं ना बिहार से काम करने, तो सिर्फ स्वयं नहीं जाते और एक बैग लेके ही नहीं जाते, पूरी अपनी परंपराओं को साथ लेके जाते हैं। तभी तो आज पूरे विश्व में छठ होता है। छठी मैया की, आहा। और पूरा संसार में अगर सूरज भगवान की आराधना कहीं होला तो बिहारे हो, बिहारे हो। हाँ, उगता सूरज और डूबता सूरज, दोनों की आराधना, दोनों की साधना, दोनों का पूजन, दोनों का यज्ञ यही होता है। भैया के पास तो बहुत सारी कहानियां हैं, उस कहानियों पे हम आएंगे आगे भी। एक जिन तमाम व्यंजनों का जिक्र इन्होंने किया, तो क्योंकि ऐतिहासिक प्रसंग है, मैं आपको बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। आप उनको रामचरितमानस को पढ़िएगा तो उस आपको पता चलेगा कि बिहार में कितने प्रकार के खान पान हुआ करते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि 4 प्रकार के, जब राम जी की बारात मिथिला में आती है तो 4 प्रकार के व्यंजन उनको परोसे गए। चवर यानी चबाकर खाने वाला, चोष यानी चूस कर खाने वाला, लेह यानी चाट कर खाने वाला, और पे यानी पी कर खाने वाला। तो इतने तमाम व्यंजन तो परोसे ही गए अखिलेंद्र भैया, लेकिन जब राम जी की बारात आई तो दही चूड़ा भी परोसा गया। दही चूड़ा तो मतलब, दही चूड़ा तो मिथिलांचल की तरफ तो इतना प्रसिद्ध है, नाश्ते में दही चूड़ा। और बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, मैं कोट करने का एक प्रसंग बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधी चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहा। और हम तो वैसे लोग हैं, हम लोग वैसे बिहारी हैं कि राम जी हमारे दामाद हैं। जब वो आते हैं जलमासे से खाने के लिए, घर पे पहुंचते हैं, तो उनको कई तरह के व्यंजन परोसे। अपन भोग की परिकल्पना, मिथिला में आज भी दामाद को कितने प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, तो कौन नहीं। तो जब उनको भी तमाम तरीके के व्यंजन परोसे गए, लेकिन उन्होंने बहुत लिमिटेड व्यंजन परोसे। और जो हमारा जो लोकाचार है, उस लोकाचार में कहा गया है कि जो जो व्यंजन उनको अच्छा लगा, उनको राम के नाम के साथ उन्होंने जोड़ दिया। कहते हैं कि रामदाने की लाई उस समय उन्होंने खाई थी, तो आज भी उस दाने को रामदाना कहते हैं। आज भी हम रामरूच कहते हैं गट्टे की सब्जी को, मैम है यहाँ पे, राम तालन भी कहते हैं, और नमक को रामरस कहते हैं, भिंडी को राम तोड़ई कहते हैं। तो कई सारे ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग है जिनके जरिए आप हमारे खान पान की विविधता को समझ सकते हैं। और चूंकि पुष्पेश पंत साहब थे, अभी वो कह रहे थे कि लिट्टी चोखा के आगे सोचने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है लिट्टी चोखा के आगे सोचने की जरूरत है। इन सब चीजों को आप जानेंगे, ठीक है, ग्राइंडिंग के लिए व्यंजन आपके हो सकते हैं, हमारे पास तो इतनी विविधता है कि जब यही वो धरती है, मगध की धरती, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई यहाँ पे, तो ज्ञान की प्राप्ति के पहले प्रसंग है जातक कथाओं में कि उनको सुजाता ने खीर, और वो खीर बनने का आप प्रसंग जो आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी किताब है, बहुत धर्म और बिहार, नई पीढ़ी के बच्चे हैं यहाँ पे, मैं कहूँगा कि वो किताब जरूर पढ़ें। उस किताब में जिक्र किया है हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी कि 100 गायों का
दूध दुहा गया उसमें और उसको 1 किलो दूध बनाया गया 100 किलो का। और उसके बाद उससे जो खीर बनाई गई और सुजाता ने जब वो खीर खिलाई, तो जिनके ज्ञान से पूरी दुनिया आलोकित हुई, उनको ज्ञान इसी धरती ने दिया और वो क्या खा करके? खीर खा के। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब वो वैशाली में जब निवास कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि जितने भी बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनको सुबह में सबसे पहले वो सलाह देते थे कि भाई सुबह की खीर खाओ। ठंडी हुई खीर, रात में बन गई खीर और वो खीर जब सुबह ठंडी हो जाए, वो कहते हैं कि ना वो केवल पाचन के लिए बेहतर है, बल्कि वो पूरे दिन आपके मन मस्तिष्क को ठंडा रखता है, आपको गुस्सा नहीं आता है और आप बहुत ही काम होकर के बहुत शांतिपूर्वक आप दिन भर काम कर सकते हैं। तो ये सारे ऐतिहासिक प्रसंग है, उस पे हम लोग आगे में आएँगे। पुष्पेश पंत जी अगर हैं अभी हम लोग के साथ जुड़े हुए, तो उनसे मेरा एक सवाल है। हाँ सर, बताया जाए कि हम लोग ये जानने की कोशिश में हमेशा रहते हैं, कोई ऐतिहासिक प्रसंग को ढूँढते हुए रहते हैं कि भई जब सम्राट अशोक और यही वो भूमि है जहाँ पे कई कई परतों वाली एक मिठाई है जिसको खाजा कहते हैं। और जब जेडी बेगलर यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है कि 1872 के आसपास आए हैं जेडी बेगलर यहाँ घूमने के लिए। उनकी एक किताब है ए टूर थ्रू बंगाल प्रोविंस, उसमें वो लिखते हैं कि इसी सिलाव में खाजा और चूड़ा बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, वो उस समय लिखते हैं। आप बताइए, पूरे कस्बे की जो इकोनॉमी है आज उसी खाजे पे निर्भर है और वो खाजा का ऐसा प्रयोग है जो अन्यत्र कहीं नहीं दिखता है। मैं सर से ये जानना चाहूँगा प्रोफेसर साहब कि आप बताइए कि आप नालंदा मगध साम्राज्य के खान-पान को एकदम कैटेगराइज़ेशन करके आप बताएँगे सर, कि मुझे लगता है कि ज़्यादा नई पीढ़ी को जानने का मौका मिलेगा। आप किस प्रकार से ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है जो बात अभी स्पष्ट आप कर रहे हैं, जो खाजा है, वो आपको बिहार के बाहर भी श्री जगन्नाथपुरी में जो 56 भोग हैं, उसका एक अनिवार्य अंग है। मगर बिहार का बड़ा घनिष्ठ संबंध कलिंग से रहा है। कलिंग की विजय के बाद ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। तो ये बिल्कुल संभव है कि कलिंग में जो खाजा है, उससे प्रेरित खाजा बिहार तक पहुंचा। और जो व्यापक सूबा था, जो बंगाल सूबे का आपने उल्लेख किया अंग्रेजी प्रशासक का, तो उसमें बंगाल भी था जो आसाम की सरहद तक पहुंचता था, उत्तरी सीमा तक पहुंचता था, उड़ीसा उसमें शामिल था, बहुत बड़ा हिस्सा पूरा का पूरा बिहार अविभाजित झारखंड समेत उसमें शामिल था। तो जाहिर है कि जो मगध साम्राज्य का खाना था, वो नेपाल की सरहद, अभी भाई साहब ने बड़ी रोचक बात कही कि जो रामचंद्र जी का भोजन मिथिलांचल में ससुराल में हुआ, तो और आपने बड़ा विशद करके जो डाला कि सिर्फ व्यंजन नफीस जरूरी नहीं, जो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक चित्र से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात भी भाई साहब कह रहे थे, जो गांव देहात का वो खाना था जिसके बचपन की याद उन्होंने दिलाई। वो दही चूड़ा हो, वो घुगनी सूखी हो, वो घुगनी रसेदार हो और होरा सेक के खाया जा रहा हो। मुझे लगता है कि ये जानकारी नई पीढ़ी को होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे गांव देहात का वो खाना अब लगभग लुप्त हो रहा है। जैसा भाई साहब ने स्वयं कहा, मैं अपने गाँव में भी जाता हूँ तो चूड़ा नहीं मिलता, वो गुड़ की पिलाई देखने को नहीं मिलती। मेरे ख्याल में इसकी ज्यादा जरूरत है बनस्पत इसके कि हम ऐतिहासिक वर्णनों में ही उलझे रहें, क्योंकि वो हमको उस जमाने के खाने के बारे में प्रामाणिक जानकारी तभी से मिलेगी जब से परंपरा अक्षत है। श्री रामचंद्र जी की बात मिथिला आई थी, गोस्वामी जी ने 500 साल पहले उसका वर्णन किया था। उस वर्णन में जो कुछ खाने में खिलाया जाता था दामाद को, उसका उल्लेख मिलता है। और जो व्युत्पत्ति शब्दों की है, वो राम लड्डू हो, रामदाना हो, राम रस हो, मुझे लगता है बेहद रोचक रूप से है। मुझे लगता है ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उस 100 लीटर दूध से 1 लीटर दूध की खीर बनाने वाले प्रसंग से, क्योंकि जो सुनंदा लड़की थी और गौतम सिद्धार्थ जहाँ सुजाता, जहाँ गौतम सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे, वो जंगल का इलाका था। तो वहां कोई इतने बड़े पैमाने पर तो पशुपालन नहीं होता होगा कि जहाँ 100 लीटर दूध हो उससे फिर, और अगर आप 100 लीटर दूध को कंडेंस करके ओटा के 1 लीटर पर ला रहे हैं, तो खोया ही बन जाएगा। और फिर उस खीर को खाने की सामर्थ्य कितने लोगों की होगी, तो वो तो उन्होंने अपना व्रत उपवास तोड़ा। सुजाता ने उनको खीर का प्याला दिया और उन्होंने उसे ग्रहण किया। और मगर खीर के साथ अन्य कथानक बहुत जुड़े हैं। क्षीर सागर में विष्णु शेषनाग की शैया पर विष्णु भगवान भी विराजते हैं। मुझे लगता है बहुत ही आनंद से भाई साहब ने जो नाता जोड़ा कि सर्वत्र बिहारी है। बिहारी आदमी जहाँ जाता है वो अपनी परंपरा साथ लेकर जाता है। वो भेलपुरी हो, चाट हो, छठ की पूजा हो, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात भाई साहब करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये अकेला प्रदेश है जहाँ उगते सूरज और अस्ताचलगामी सूरज
दोनों की ये एक ऐसा रूपक है जो हमें अपने जीवन में ग्रहण बहुत बढ़िया, बहुत सर, बहुत धन्यवाद। और आगे मैं आजकल नई पीढ़ी के बच्चे हैं शैलेंद्र भैया, वो फास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं। वो मोमोज पसंद करते हैं, पिठा नहीं पसंद करते हैं। मोमोज का ये पुराना मुझे लगता है कि एक संस्करण है, प्राचीन संस्करण है। पिष्टक कभी कहा जाता था संस्कृत में इसको, और पिष्टक पीसे हुए अनाज के चावल से बनाया जाने वाला एक ऐसा व्यंजन जिसमें आप या तो चोखा भर लीजिए, या गुड़ भर लीजिए, तीसी भर लीजिए, दाल भर लीजिए, गड़ी के बुरादे भर लीजिए, सबके सबको वो समाहित कर देता है अपने आप में। लेकिन मोमोज आज चाइना से चला हुआ और पूरे आज गांव कस्बे खेड़े में मिल रहा है। पिठा को लेकर के क्या कोई नया प्रयोग करने की आवश्यकता है नई पीढ़ी को, ताकि वो फास्ट फूड से भी बच रहे हैं? मैं कल ही एक पढ़ रहा था कि फास्ट फूड खाने से उत्तर प्रदेश में किसी एक लड़की की मौत हो गई है, बहुत इतना ज्यादा वो फास्ट फूड खाती थी। वो एम्स में कल उसका परीक्षण हुआ, तब जाकर के ये पता चला। तो मुझे लगता है कि ये अपने अपने जो पुराने जो अपना हमारे खाने पीने के जो व्यंजन है, उनको एक बेहतर ब्रांडिंग के साथ और एक बेहतर प्रोसेस के साथ बच्चों को यदि बताया जाए, ये आपके न केवल स्वास्थ्य के लिए रुचिकर है, और बल्कि एक ऐसा बेहतर है, इतना बेहतर खाद्य पदार्थ है कि जो एक स्वाद भी अप्रतिम देता है आपको। आप फास्ट फूड के इस नए कल्चर को कैसे देखते हैं, और कैसे इससे बचने को लेकर के प्रयास करने चाहिए? अभिभावक होने के नाते भी मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, और आप चूंकि एक बिहार के इन्फ्लुएंसर भी हैं और पूरे देश दुनिया में बिहारी व्यंजनों को लेकर के आप बातें करते रहते हैं, आप इसको कैसे करें? दल पिट्ठी खैले बरलोनी। अरे तो दल पिट्ठी से बढ़िया कुछ ना होला। फास्ट फूड कैसा है? जैसे पेड़ में पत्तों को पानी दिया जा रहा है। जड़ तो बिहारी भोजन है ना। अगर पौधों को जीवित रखना है, वृक्ष को जीवित रखना है, तो जड़ में पानी देना होगा। केवल पत्तों में दीजिएगा, पेड़ सूख जाएगा, पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे। ये फास्ट फूड का जो चक्कर है आप लोगों का, आजकल तो गांव में भी ठेले लग गए हैं चाउमीन का। कहां आलू चॉप खात रहनी सन, कचरी खात रहनी सन, पकौड़ी खात रहनी सन, और वहां जब चाउमीन का ठेला लग रहा है। अब बच्चे चाउमीन खाने जा रहे हैं। नया नया ब्याह भइल बा, मोटरसाइकिल पे मेहरारू के बैठा के चलो चाउमीन खाई जाओ। चाउमीन कब कावता लो हैं? अब मोमोज हो गया है, मोमोज। इतना बढ़िया बढ़िया मोमोज के बाप भाई यहाँ हैं। पड़किया खैले बरलोनी। तो पड़किया से बढ़िया कोनो चीज होला? ठेकुआ खा लोनी। विश्व प्रसिद्ध है ठेकुआ। छठ का, होली का पुआ और लिट्टी और चोखा, ये विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिए। ये दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। बड़े बड़े 5 स्टार्सों में मैं खाना खा चुका हूं, देश विदेश में खाना खा चुका हूं, और मालपुआ के नाम पे जो परोसते हैं, लगता है क्या है यार, मुंह खराब हो गया। अरे ससुर, कभी बिहार आके पुआ तो खाओ, तो पता चलेगा कि पुआ का असली स्वाद क्या है। अरे पुआ में अगर गौड़ी ना डालल जाओ तो पुआ कैसा नहीं बताओ, बताइए। और उसका खूब चाशनी में डुबा कर रखता है, कहता है लीजिए। ये जो हमारा खाना है, ये पारंपरिक खाना है, इसको आवश्यकता है जागृत करने की। और एक और विशेष बात बता देता हूं आप लोगों को। बिहार में अगर इतनी मेधा है, इतनी प्रज्ञा है, यही कारण है खान पान का। बिहार का खान पान मत छोड़िए, उसे अपने साथ जोड़िए, और जहां भी जाइए लेके जाइए। आज विज्ञान ने रिसर्च किया है, सबसे बेस्ट फूड है दुनिया का दाल भात भुजिया। बड़े बड़े महापुरुष दाल भात तरकारी खा के क्लास कैले बा लोग, बड़ बड़ लोग। सवेरे ही 9 बजे बन जाओ,
दाल भात तरकारी गपागप खा के किताब लेके भागल लोग क्लास में हैं। तो ये जो मोमोज और चाउमीन का जो चक्कर है ये त्याग दीजिए। देखिए भी मत उस तरफ, सोचिए भी मत। अपनी मेधा पर चोट कर रहे हैं आप, अपने प्रज्ञा पे चोट कर रहे हैं, अपनी विद्या पर चोट कर रहे हैं। इतना मेधावी संसार में, इतना उर्वरक मस्तिष्क किसी का नहीं होता जितना बिहारियों का होता है। और उसका कारण है सिर्फ खान पान। याद रखिए, खान पान से ही मस्तिष्क तेज होता है, खान पान से ही विचार बनता है। जैसा आहार वैसा विचार, और जैसा विचार वैसा संस्कार। अगर संस्कार कहीं है तो बिहार में है, बिहारियों में है। कुछ भी कर सकते हैं और जहां जाते हैं झंडा गाड़ ही देते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी अगर चल रहा हो तो आप पीछे से पहचान नहीं सकते कि कहां का है ये। लेकिन अगर एक बिहारी पीछे से जा रहा हो तो कह सकते हैं हाँ हाँ, अरे बिहार का लग रहा है, बिहारी है। पीछे से पहचान में आता है, आगे से तो आएगा ही आएगा। हम आगे बिहारी है जो हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज और जानने की जरूरत है कि बिहार, जैसा वो कह रहे थे भैया कि बिहार अपनी मेधा के लिए जाना जाता है, तो खान पान में भी हमारी मेधा झलकती है। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी जाड़े का मौसम है, अभी तिलकुट बन रहा है, और तिलकुट की सुगंध जो है उससे देखिए कि हमारे नथुने कितने प्रफुल्लित होते हैं उसको पा करके। तो तिल को लेकर के है कि एक तथ्य मैं बताता हूँ आपको कि तिल का उत्पादन कभी भी बिहार में नहीं हुआ बेहतर ज्यादा। तिल के लिए महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान का इलाका जाना जाता है तिल के उत्पादन के लिए, उनकी खेती। लेकिन तिल पे सर्वाधिक प्रयोग बिहार ने किया। हम लोग तिल को कूट कूट करके तिलकुट बनाते हैं, हम लोग तिल से तिलवा बनाते हैं, तिल पापड़ी बनाते हैं, तिल छड़ी बनाते हैं। यहाँ के तिल का तेल तो है, तिलहन का तो अलग प्रसंग है, मैं आऊंगा उस पर। लेकिन आप ये देखिए कि तिल को लेकर के कितने प्रयोग हम करते हैं, और तिलकुट का व्यवसाय जो है इतना आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि और भगवान इसमें अभिवृद्धि करे कि आज गया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर जो है, मैं एक फैक्ट ये भी बताता हूँ कि वो तिलकुट का व्यापारी है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे जितने भी शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, आप सिलाव चले जाइए, पूरा का पूरा कस्बा है जो सिलाव का खाजा बना है। आप इधर चले जाइए, एक कंगर सराय के बगल में एक निश्चलगंज छोटा सा कस्बा है, उसका पेड़ा जो खाया, अरे क्या भाई, क्या मथुरा के पेड़े होंगे उसके सामने। निश्चलगंज के पेड़ा का क्या मुकाबला है। और अनरसा की बात उन्होंने करी। अनरसा देखिए कि अन्न रसा से बना हुआ एक ऐसा व्यंजन कि मैं उसका एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य भी आपको बताता हूँ कि गया जी में आप जब तर्पण के लिए जाते हैं तो पितरों को जो तर्पण देते हैं उसी से व्यंजन बनाया हम लोग। पितरों को जो तर्पण देते हैं वो चावल के आटे का लड्डू बना करके और तिल के साथ वो घी और मधु देते हैं। वही सारे जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उससे बना करके हम लोग अनरसा बनाते हैं, और अनरसा का स्वाद पूरे बिहार के लोग कहीं भी जाएं कभी नहीं भूल सकते। तो ये मुझे लगता है कि खान पान को लेकर के हमारे इतने प्रयोग हैं कि तिलकुट से मैं शुरू करूंगा आपको। तिल को लेकर के आपकी क्या यादें हैं तिलकुट को लेकर के, कि जाड़ा आ गया और इस समय में मौसम में किस प्रकार से, और मकर संक्रांति भी ना बगल में। हमारे यहाँ तो बिहार से मैं हूँ तो तिलकुट तो साथ में ही गया हुआ है। और बॉम्बे में भी मैं रहता हूँ। बॉम्बे में मेरे घर में दिसंबर से ही शुरू हो जाता है तिलकुट। अभी खूब भर भर के भचर भचर करता हूँ, खूब मैंने भी किया और करता रहता हूँ। फिर जाऊंगा तो करूंगा। और वो अलग अलग जगह से तिलकुट गजक अलग अलग जगह से, जैसे अभी यहाँ आया हूँ तो पटना से ले जाऊंगा। तो ये तिलकुट जो है, और मुझे ज्यादा पसंद है जो काले वाले तिल का जो लड्डू है, जो लाई है तिलवा, और जो भूजा बा है मकई के, चना के, चाउर के, इसका कहीं जोर नहीं है। तिलकुट तिल देखिए, तिल का प्रयोग
श्राद्ध में भी होता है और यज्ञ में भी होता है। तिल का प्रयोग रोज प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं, जो अर्पण करते हैं, उसमें भी तिल है। तिल हर जगह तिल है। अब तिल का और व्यापक अगर अर्थ समझना है तो उपनिषद में जाना पड़ेगा। तिल का तिल मंत्र में भी है, तिल तंत्र में भी है, दोनों जगह उपयोग हो रहा है तिल का। और काले तिल का, सफेद तिल का नहीं। इसलिए बहुत कम जगह काला तिल का लड्डू उपलब्ध होता है, सफेद तिल ज्यादा। जैसे जैसे लोग को ज्ञान हो रहा है वैसे वैसे लोग आजकल सफेद तिल ज्यादा बना रहे हैं बनस्पत की काले तिल का। लेकिन बिहार में पूरा सप्लाई मार रहा है, काला तिल के लड्डू खूब। तिलवा, तिलवा में भी लड्डू। अच्छा, तिलवा में भी तिल डाला जाता है। जो चावल का जो तिल बनता है लड्डू, उसमें भी तिल डाला जाता है। तो तिलवा इसीलिए कहते हैं। तो उसके एक अलग स्वाद है गुड़ के साथ, उसका स्वाद ही अलग है। और गुड़ का जो लड्डू होता है तिल का, वो अपने आप में अद्भुत होता है। तो ये प्रयोग मैं करता रहता हूँ। मैं तो मतलब छुटा ही नहीं मेरा, क्योंकि मेरा बहुत ही पसंदीदा एक तरह से ये आहार है और मैं लेता रहता हूँ। अभी मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति में तिल ही दिया जाता है। मुंबई में भी हमारे यहाँ से एक डब्बा छोटा हो या बड़ा हो, तिल ही जाता है। जैसे कि मैं अगर पुणे से आ रहा हूँ बंबई, अगर पुणे गया तो एक्सप्रेस हाईवे के बगल में लोनावाला जगह है, वहां पूरा लाइन से चिक्की और तिल का जो है सो दुकान है। तो मैं तिल के जितने आइटम है सब खरीद लेता हूँ, और तरह तरह ढंग से बना हुआ है। तो ये है तिल का एक अपने आप में व्यापकता। तो तिल को लेकर के बात हो गई है, अचारों को लेकर के बात करेंगे। अचार को लेकर के, साग को लेकर के, अभी बथुआ साग का भी समय है। तो आप बताइए कि अपने जो वो पुराने, अब क्या वो बम्बई में मिस करते हैं या फिर मुंबई दल सग्गा, दल सग्गा चाउर भात, अद्भुत अद्भुत। दल सग्गा तो मतलब बथुआ के साग के साथ दल सग्गा, पालक के साथ नहीं, बथुआ के साथ दल सग्गा के खैले बा। पालक वाला तो ना हालोग नू। हाँ, तो बथुआ के साथ जो दल सग्गा है, वो दल सग्गा अपने आप में अद्भुत है। वो मैं मिस करता हूँ, क्योंकि बथुआ बहुत ही रेयर वहां उपलब्ध हो पाता है। और अगर उपलब्ध हुआ भी तो जैसे आया और जो लोग जानते हैं उन्होंने ले लिया। जैसे सरसों का साग, तो सरसों का साग में जो एकदम प्योर जो होता है, जो अपने खेत से जो निकला है ऑर्गेनिक, वो साग मैं मिस करता हूँ। उसका स्वाद अलग है, वहां का स्वाद अलग है। तो वो अपने आप में एक सरसों का साग जो है वो एक ये है। मटर बोल रहा हूं, चने का साग, चने का साग जो है बचका, और इसके 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 जो अलग अलग रूप है, इसके पकौड़े भी बनते हैं और उन पकौड़ों का अलग स्वाद है। तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें। आप लोग भी जब जीवन में आगे बढ़िएगा तो बहुत सारी चीजें छूटते चली जाती हैं, लेकिन प्रयत्न ये कीजिए कि पकड़ के रखें। मैंने अभी भी बहुत सारी ऐसी खान पान जो हमारी परंपरा है उसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है जी। मैं थोड़ा अब आपको ले चलता हूँ भोजपुर वाले इलाके में। भोजपुर के इलाके में कई सारे ऐसे व्यंजन है, खास करके उद्वंत नगर में खुरमा एक मिठाई मिलती है। आप कभी खुरमा खाइए, खुरमा खाइए आप उद्वंत नगर में। वो पूरा का पूरा इलाका खुरमे के कारोबार में है। और जो लोग भी आते हैं वहाँ पे, ऊपर से देखिए वो सख्त होगा और अंदर से बहुत नरम होगा, जैसे भोजपुर के लोग भी होते हैं। तो ये भी है। इसके अलावा आप देखिए कि बिहियां एक जगह है भोजपुर में, बिहियां में हाथी कान पूरी बनती है। आज आप छोले भटूरे खा रहे हैं, बड़ी सी पूरी देखते हैं बिहियां में, तो बिहियां में हाथी कान पूरी बनती है। भाई साहब देखिए हैं वहाँ के रहने वाले, और कितने लंबे समय तक वो चलता है। एक बार बन गया तो 3 दिनों तक 4 दिनों तक खा रहे हैं उसको। तो ये हमारे पूर्वजों का एक ज्ञान भी था जो हमारे व्यंजनों को बनाने को लेकर के था। इतनी पतली पूरी, उसको मोड़ करके, आज रुमाली रोटी जानते हैं लेकिन बिहियां के लोग जानते हैं उसका मतलब कि क्या है। तो आप देखिए कि कितने विविध प्रयोग हैं। थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा जीआई की तरफ। हमारे जीआई फूड बहुत सारे हैं, खास करके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले, जिनसे हमारा व्यापार काफी बढ़ा है। देखिए मिथिला मखान से जब वो रजिस्टर्ड हुआ तो मखाना का व्यापार आज 650 करोड़
सालाना तक जाने की उम्मीद है। मखाना को लेकर के प्रशिक्षण केंद्र भी खोलने की बातचीत चल रही है। हम चूँकि मगध के इलाके में हैं, तो मगध को ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे यहाँ से 2-2 ऐसे चीज़ें हैं जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। सिलाव के खाजा को जीआई टैग मिल गया है, जिसके बाद से इसका बिज़नेस काफ़ी बढ़ा है। हमारा मगही पान के बिना शायद ये बात पूरी होगी नहीं, तो मगही पान को भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसी प्रकार से हमारी जो लीची है मुजफ्फरपुर की, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। भागलपुर का जर्दालू आम है, लेकिन पटना का दीघा का मालदा भी बहुत ही प्रसिद्ध है। मरचा चूड़ा भी है, तो मरचा धान, और उसको बेतिया के इलाके के लोग जानते हैं कि औताश के साथ कैसे वो मरचा चूड़ा खाते हैं। तो ये अलग-अलग प्रयोग हैं। और चंपारण आज अपनी क्रांति से ज़्यादा अपनी मीट की वजह से पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। तो एक इस तरीके का प्रयोग भी है। तो चूँकि हमारा जो ये विषय था कि टेल्स बियॉन्ड चोखा एंड गमछा, तो इसके पीछे का कारण ये था कि केवल लिट्टी चोखा में एक स्टीरियोटाइप में हमारे खान-पान को, व्यंजनों को समेटने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए कितनी लंबी बातचीत हुई इस विषय को लेकर के, और मुझे लगता है कि इस सत्र का समापन हम लोग करने जा रहे हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी ने एक कविता लिखी है 1775 के आसपास, और वो कविता यहीं से, मगध से उसका मूल है, जो आपको मगध के मिठाइयों के सौंदर्य या फिर आप उसकी विरासत को लेकर के भी आप समझ सकते हैं। मगध के मूंग के लड्डू से बन रहा संजोग, दुका पे तमाशे देखते हैं लोग, खिलौने नाचते हैं, हीले खिलखिलाती हैं, बतासे हंसते हैं, और जिसे पाने को लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी खान पान को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा रहा, तो धन्यवाद। काफी स्वादिष्ट सत्र रहा।